Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज स्टूडेंट क्वेश्चन का तीसरा सेशन है। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको हमने एड्रेस करना है। पहला क्वेश्चन आया है आरीपुर से, यासर महमूद ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल, कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा फैक्टर size of ion produce and their salvation, size of ion produce and their salvation. Third one, nature of solvent and its viscosity. Fourth one, concentration of electrolyte and fifth one, temperature. ये वो फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करती है। कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जब डिजॉल्व होता है वो जो आयन प्रोड्यूस करता है उसका साइज क्या है, उसके अगर कितने वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं, जिस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया वो उसकी नेचर क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, फिर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है और टेम्परेचर कितना है। ये वो फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करती है। अब मेटालिक कंडक्शन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, पहला फैक्टर कि मेटल की स्ट्रक्चर क्या है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। थर्ड वन दैट इज डेंसिटी ऑफ मेटल, कि मेटल की डेंसिटी कितनी है। एंड टेम्परेचर, याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि मेटालिक कंडक्शन में टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है कंडक्टिविटी के साथ। तो ये वो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन। उम्मीद है यासर महमूद आपका क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है मारोश नूर ने। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाई डज एन आइडियल गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर, कि आइडियल गैस कंटेनर पे प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है। तो मारोश नूर कैम्प्टी का पास्टुलेट है कि गैस मॉलिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज ड्यू टू इट्स कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं। तो इस आउटवर्ड फोर्स जब वो वॉल ऑफ कंटेनर पे लगाते हैं, दैट आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस। दूसरा क्वेश्चन मारोश नूर ने पूछा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो हाइड्रोजन गैस विल हैव, एमसीक्यूज है बेसिकली, उन्होंने पूछा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो हाइड्रोजन गैस विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, ऑल मोशन आर सीज्ड। ऑप्शन है। तो मारोश नूर आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और हीट कंटेंट ऑफ गैस जीरो हो जाता है। सो एब्सोल्यूट जीरो पे गैस की तमाम टाइप की मोशन सीज हो जाती हैं। तो आपके एमसीक्यूज का ऑप्शन डी बनेगा। कि कौन सा ऑप्शन बनेगा? कि ऑल मोशन आर सीज्ड, ऑल मोशन आर क्लोज्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये दो क्वेश्चन मारोश नूर ने पूछे थे। उम्मीद है कि आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा है ईसा खान जदून ने। ईसा खान जदून का क्वेश्चन है कि प्योर वाटर 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है और 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ईसा खान जदून, पहली बात तो आप ये याद रखें कि प्योर वाटर 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है एट 1 atm प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो। इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपने पूछा कि जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 10 से बेसिकली
आपको पता होना चाहिए कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस हमने नाम दिया होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टॉपिक आपका चैप्टर 10 के अंदर। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो कैल्शियम क्लोराइड डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा। यह डिपेंड करेगा कितना कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं, कितना वाटर लिया हुआ है। और कैल्शियम क्लोराइड डालने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। अगेन ये डिपेंड करेगा कितने पार्टिकल कैल्शियम क्लोराइड के हम डाल रहे हैं और कितनी अमाउंट में हमने वाटर लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आपका क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा जी। ये क्वेश्चन था ईसा खान जदून का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जवाद आलम ने और गुलवायद ने। गुलवायद मेरे क्लास फेलो हैं, एसएस के तौर पे काम करते हैं लोअर दीर के अंदर, जबकि जवाद बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। लास्ट मेरे सेशन में एक मैंने बात की थी कि वैलेंसी कैन नेवर बी जीरो। तो जवाद एंड गुलवायद आपने शायद इसका इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं समझा। किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की वैलेंसी जीरो नहीं हो सकती। जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो उसकी वैलेंसी कभी जीरो नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कंपाउंड में एलिमेंट के कभी भी वैलेंसी 0 नहीं हो सकती। और वैलेंसी 0 सिर्फ नोबल गैसेस की होती हैं, चूंकि डेफिनेशन से क्लियर है। तो ये पॉइंट आपने इस तरह समझना है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। यहां पे जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि वैलेंसी कैन नेवर बी जीरो इन ए कंपाउंड। किसी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में 0 हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में 0 हो सकता है, जिसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 के अंदर 0 हुआ करता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात थी। और गुलवायद ने एक और सवाल पूछा था कि फास्फोरस की वैलेंसी +3 +5 -3 भी हुआ करती है। वो गुलवायद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। वैलेंसी फास्फोरस की हमेशा माइनस वैलेंसी के साथ साइन नहीं होता, 3 ही होगी, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ग्रुप 5 का मेंबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी मेरा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको मेरे वो वाली वीडियो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर वाली दोबारा देखें, उम्मीद है तो आपको समझ आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फेरोज मानसर सा क्वेश्चन पूछा है। फेरोज आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दिया है। आपका क्वेश्चन था, आपने कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए थे और उनका नाम आपने पूछा था। चूंकि ये क्वेश्चन एफएससी से रिलेटेड नहीं था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन से ताल्लुक रखने वाला क्वेश्चन था। बहरहाल मैंने इसको आपके तमाम कंपाउंड को नाम देकर आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। जब मेरा नॉमेनक्लेचर सेकंड ईयर का खत्म हुआ होगा तो मैं हेट्रोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर पे बात करूंगा, उसके कुछ रूल बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, फिर वहां पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पे आंसर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शौकत अली फ्रॉम लाहौर से। क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑटो ऑक्सीडेशन और इंड्यूस ऑक्सीडेशन में फर्क क्या है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शौकत अली। एक पॉइंट ध्यान में रखना, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और चीज है, ऑटो ऑक्सीडेशन और चीज है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का एटम ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, उस ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी उनको कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाली मेरी वीडियो आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो आपने सवाल पूछा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होती है, तो ऑटो ऑक्सीडेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। वाटर की ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनना ऑटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को एक्टिवेट करती है इस ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए उसे एक्टिवेटर कहते हैं। ये नॉर्मली फास्फोरस हो सकती है, लेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन क्या होगा, लेड होगा, लेड को मैं ऑक्सीजन से मिलाऊंगा, मेरे पास बनेगा PbO2। अब ये PbO2 मिलेगा किसके साथ, वाटर के साथ।
तो मेरे पास बन जाएगा H2O2 प्लस PbO। अब ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, PbO2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिएक्शन मेरा बना H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस लेड, तो इससे मेरे पास बना H2O2 प्लस PbO। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और चीज है, ऑटो ऑक्सीडेशन और चीज है। ऑटो ऑक्सीडेशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि फॉर्मेशन ऑफ H2O2 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये नॉर्मली एक्टिवेटर की मौजूदगी में होता है। वो एक्टिवेटर लेड हो सकता है, वो एक्टिवेटर फास्फोरस हो सकता है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन थी। इसी का दूसरा पार्ट पूछा है शौकत अली ने कि इंड्यूस ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो इंड्यूस ऑक्सीडेशन की जब मैं बात करता हूं, तो इंड्यूस ऑक्सीडेशन की जब मैं बात करूंगा, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच a substance is oxidized in the presence of other substance। ऐसा ऑक्सीडेशन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो, उसको हम इंड्यूस ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर दूसरी सब्सटेंस ना हो तो ये वाली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगी, तो ऐसे रिएक्शन को हम इंड्यूस ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सोडियम आर्सेनाइट है। सोडियम आर्सेनाइट को मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूं। सोडियम आर्सेनाइट है Na2SO3। जब इसको मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब इसी सोडियम आर्सेनाइट को मैं मिलाता हूं सोडियम सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो रिएक्शन हो जाता है। तो इसको हम इंड्यूस ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैसे? जब मैं क्या करता हूं, मैं मिलाता हूं Na2SO3 को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो फिर यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है? इससे बन जाता है सोडियम आर्सेनेट प्लस सोडियम सल्फेट। अब जब वैसे हमने सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन से मिलाया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो ऑक्सीडेशन in which a substance is oxidized in the presence of other substance is called induced oxidation। बेसिकली ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये रिएक्शन कैसे अक्कर होगा? सबसे पहले Na2SO3 ये मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से मिलकर ये बनाएगा Na2SO5। अब अगले स्टेप में क्या होगा, Na2SO5 मिलेगा सोडियम आर्सेनाइड के साथ, Na2SO5 मिलेगा Na2SO3 के साथ, तो यहां से एक ऑक्सीजन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा Na2SO4 प्लस Na2ASO4। अब सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फाइड की मौजूदगी में हुई, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया किसका, इंड्यूस ऑक्सीडेशन का। अब ओवरऑल स्टूडेंट अगर आप रिएक्शन लिखें तो ये मेरे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास नेट रिएक्शन बनेगा Na2SO3 प्लस Na2ASO3 प्लस ऑक्सीजन, इससे मेरे पास बनेगा Na2SO4 प्लस Na2ASO4। तो इसको आप इंड्यूस ऑक्सीडेशन कहते हैं जी। उम्मीद है कि आपको मेरी आंसर से आप मुतमिन होंगे, आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज है। ये क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद सुहेल ने, रावलपिंडी से ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोएस्टर। क्वेश्चन पूछा कि कौन से आइसोएस्टर हैं जी। ऑप्शन पहला आप उसने दिया है Na2O2, N2O2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन दिया है Cn माइनस नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। तो अगर मैं सुहेल आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताऊं तो वो ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन बनता है, लेकिन चूंकि बाकी स्टूडेंट को शायद इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं।
आइसोएस्टर होते क्या हैं? आइसोएस्टर ऐसी स्पीशी होती हैं जिनमें दो चीजें बराबर हों। कौन सी दो चीजें? नंबर ऑफ एटम एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशी जिनमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हों उनको आइसोएस्टर स्पीशी कहते हैं। याद रखिएगा, सारी आइसोएस्टर स्पीशी आइसोइलेक्ट्रिक होती हैं, लेकिन सारी आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी आइसोएस्टर नहीं होती। थोड़ी सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास पहला ऑप्शन था N2O2, एक N2 एक O2, दोनों में दो दो एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 14 बनते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 14, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 बनते हैं। तो इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास आइसोएस्टर नहीं है। यहां पे हम आ जाते हैं 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, यहां पे 7 और 8 15। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, एटम दोनों में दो दो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसलिए ये आइसोएस्टर नहीं है। यहां पे आ जाएं, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 13 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, टोटल 14, 2 नाइट्रोजन में टोटल 14, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम, साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन 2 एटम, इसमें दोनों स्पीशी के एटम भी बराबर, इलेक्ट्रॉन भी बराबर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आइसोएस्टर स्पीशी कहेंगे। ऑल द आइसोएस्टर स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, बट ऑल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर नॉट आइसोएस्टर। कैसे? मेरे पास वाटर है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास नियान है, 10 इलेक्ट्रॉन है नियान के अंदर, मेरे पास सोडियम आयन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसोइलेक्ट्रिक हैं लेकिन आइसोएस्टर नहीं है। उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द बफर इंडेक्स। इट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। वसीम गुज्जर मुल्तान से ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बफर इंडेक्स। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। याद रखना डियर स्टूडेंट, इसके साथ मिलती जुलती एक टर्म है बफर कैपेसिटी, लेकिन ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं। समझने की कोशिश करना। वसीम, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करना। बफर इंडेक्स क्या होता है? बफर इंडेक्स रेशो होती है। किसकी रेशो होती है? अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यानी बफर इंडेक्स हमारे पास होता है, बफर इंडेक्स क्या होता है? बफर इंडेक्स होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टू चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर इंडेक्स। इसको आप बफर इंडेक्स कहते हैं। जबकि बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल की वो तादाद होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल की वो तादाद होती है जो 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल की वो तादाद जो 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बफर इंडेक्स अलग चीज है, बफर कैपेसिटी अलग चीज है। इंशाल्लाह जब मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा तो वहां पे इन दोनों की सिग्निफिकेंस पे बात करूंगा कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस मकसद के लिए यूज होती हैं। और ये खास तौर पे जो MCAT या ECAT में MCQs भी हो सकता है, तो जहां पे जब मैं बात करूंगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होती है। उम्मीद है वसीम गुज्जर आपको मेरे आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मेरी इस बात को आप समझने की कोशिश करें। फिर भी इश्यू हो तो आप वेट करना, जब मेरा 8वें चैप्टर पे बात आएगी वहां पे बफर इंडेक्स और बफर कैपेसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है वहां पे मैं डिटेल से बात करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आंसर किए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें कुछ स्टूडेंट पूछते हैं जो पिछली वीडियो में मौजूद होती हैं, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछे किसी टॉपिक से रिलेटेड
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होती, पहले उस वीडियो को आप केयरफुली देखा करें। और दूसरी बात यह है कि यहां पे मैं जिन टॉपिक में पढ़ा चुका होता हूं, पहली प्रेफरेंस में मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को डील करता हूं, फिर एफएससी लेवल के क्वेश्चन डील करता हूं, और फिर उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस पे मैं एडवांस क्वेश्चन डील करता हूं। अगर जिन स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनके क्वेश्चन मिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन अपनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन से उठाता हूं ज्यादातर, और उसमें से अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रह जाए तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसका हम आंसर कर देंगे। मेरी जो लेक्चर होते हैं, हर 4-5 लेक्चर के बाद ईटा से रिलेटेड, ई कैट, एम कैट, नीट, IIT से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, उसका भी इंतज़ार किया करें। और उसको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक पे बात करता हूं, तो आप मेरे साथ केमिस्ट्री में जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम आपको फिर भी रहते हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, चूंकि ये सदका जारिया है, इसको और स्टूडेंट तक पहुंचाएं। हम मिलकर अपने काम से बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।